गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कोरोना काल में हम आशा करते हैं कि आप सभी घर पर परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। हमने अभी जो कॉलेज के चैनल के ऊपर वीडियो चढ़ाए हैं, उसी क्रम में हम नए वीडियो और चढ़ाएंगे और आपका सिलेबस पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप घर पर रहते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा करने का प्रयास करें। हमने इससे पहले वीडियो में चर्चा की थी समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में। इसमें जीन्स वर्ग के बारे में हमने चर्चा की थी। दो विद्वान जो हमारे बाकी रह गए थे, उनमें इमाइल दुर्खिम और एलेक्स इंकल्स है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में जो पहले चर्चा की थी हमने, उसमें हम लोगों ने जीन्स वर्ग ने किस प्रकार से समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में कहा है वो शामिल किया था। अब हम आज बात करेंगे दुर्खिम और एलेक्स इंकल्स की। तो जो इमाइल दुर्खिम जो ऐसे विद्वान हैं, ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्र विषय को स्टेब्लिश करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाजशास्त्र को विषय के रूप में स्टेब्लिश करने के मामले में आप अग्रणी समाजशास्त्रियों में रहे हैं। दुर्खिम जो समाजशास्त्र की विषय की वस्तु के बारे में जो विचार रखते हैं, वो उनको तीन भागों में बांटते हैं। पहला है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, दूसरा सामाजिक शरीर रचना और तीसरा है सामान्य समाजशास्त्र। हम एक एक करके इन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे जो विषय के प्रति आपकी समझ को और बढ़ाएगा। पहला बिंदु है सामाजिक स्वरूप शास्त्र। स्वरूप का मतलब होता है बाह्य स्वरूप या ढांचा, अर्थात समाज का जो बाह्य स्वरूप है, उसका जो ढांचा है, उसका अध्ययन या अध्ययन वस्तु जो है या विषय वस्तु जो है, वो समाजशास्त्र के अंतर्गत होनी चाहिए। अब बात करते हैं, दुर्खिम को कहते हैं कि सामाजिक संगठन को बनाए रखने में सहायता करने वाली जो शक्तियां हैं, उसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है या सामाजिक स्वरूप शास्त्र की इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से भौगोलिक परिस्थितियां और जनसंख्या का घनत्व आता है। अब बच्चों, हम बात करते हैं कि ये सामाजिक संगठन के साथ भौगोलिक शक्तियां और जनसंख्या का घनत्व कैसे आता है। तो दुर्खिम इसमें स्पष्टीकरण देते हैं। इन्होंने एक श्रम विभाजन का सिद्धांत भी दिया है, जिसमें कहते हैं कि जनसंख्या का घनत्व जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे समाज में श्रम विभाजन की बढ़ोतरी होगी। किसी भी संगठन के लिए जनसंख्या की आवश्यकता जो होती है, क्योंकि बिना जनसंख्या के कोई भी संगठन नहीं बनता है। समाज का जो लघु रूप या शुरुआती दौर होता है, वो समुदाय के रूप में होता है, और समुदाय में जो जनसंख्या जब बृहद स्तर पर होती है या जब संबंध जो है प्राथमिक की जगह द्वैतिक होने लगते हैं और समुदाय के जो उद्देश्य हैं वो विस्तृत होने लगते हैं, तो वो समाज का रूप धारण करता है। तो विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां और जनसंख्या घनत्व जो है वो समाज के संगठन को प्रभावित करते हैं। अब उस संगठन को जो शक्तियां बना के रखती है, जैसे परिवार हो गया, विवाह हो गया, ये सब चीजें जो है उसके स्वरूप को जो रचती है, और अन्य जो रीति रिवाज हो गए, उनका अध्ययन सामाजिक स्वरूप शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। कुल मिलाकर सामाजिक स्वरूप शास्त्र में सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए जो शक्तियां हैं, उसका अध्ययन, उसमें विशेष तौर से भौगोलिक परिस्थितियां और जनसंख्या घनत्व का अध्ययन समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में किया जाता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु यह होती है। दूसरा जो बिंदु है, उसमें सामाजिक शरीर रचना की हम बात करते हैं। तो यह अनेक उपखंडों में वर्गीकृत है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि समाज में अन्य जो विषय हैं, जैसे धर्म का जो अध्ययन है वो धर्म विज्ञान करता है, कानून का लॉ के अंदर स्टडी की जाती है, एपिस्टेमोलॉजिस्ट जो है वो ज्ञान का अध्ययन करता है। अब समाजशास्त्र जो है, चूंकि ये सब विज्ञान जो है समाज से जुड़े हुए हैं, तो इनका समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करता है कि किस तरह से कानून का समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसकी परिणति क्या होती है, और धर्म का समाज के ऊपर क्या प्रभाव रहता है, या जहाँ ज्ञान है वहाँ समाज का क्या स्ट्रेटिफाई होगा या क्या स्ट्रेटिफिकेशन होगा, या किस तरह का समाज होगा, या समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका अध्ययन सामाजिक शरीर रचना के रूप में इन्होंने बताया है, जो विभिन्न उपखंडों में है, अर्थात धर्म, कानून, ज्ञान, इन सब का जो समाज से संबंध है, उसका अध्ययन इसमें करने का प्रयास किया जाता है या इसमें अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो बिंदु है सामान्य समाजशास्त्र। दोस्तों, सामान्य समाजशास्त्र मतलब जनरल सोशियोलॉजी।
आपके मन में प्रश्न आएगा कि जनरल सोशियोलॉजी में क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि किसी समूह के जब निर्माण होता है तो उसके अंदर हितों की पूर्ति को लेकर कुछ सामान्य नियम बनाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कुछ छोटे मोटे कामों के लिए भी जब समिति किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति का निर्माण करते हैं तो उसमें कुछ नियमावली होती है, उस समाज के सदस्यों को या उस समूह के सदस्यों को पालन करना होता है। तो सामान्य समाजशास्त्र किसी भी समाज के अंदर जो सामान्य हित है उनकी पूर्ति के लिए जो सामाजिक जो नियम और विधियां बनाई जाती है उनका अध्ययन सब इसमें किया जाता है। और इसे दुर्खिम जो है वो दार्शनिक समाज का अंग कहते हैं। इस प्रकार दुर्खिम जो है वो समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटते हैं। पहला सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर रचना और सामान्य समाजशास्त्र। और समाजशास्त्र के अंतर्गत पूरी तरह से समाज का अध्ययन करने की बात करते हैं। विशेष तौर से समाज को ये देवता के रूप में मानते हैं और कहते हैं कि समाज ही वास्तविक देवता है। अब हम आगे बात करेंगे एलेक्स इंकल्स की। एलेक्स इंकल्स जो है हमने पहले भी पढ़ा था उद्भव और विकास के समय। उनकी जो मुख्य पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी, इसको कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। और एलेक्स इंकल्स विषय वस्तु निर्धारण के मामले में सबसे महत्वपूर्ण विचारकों में गिने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु निर्धारण के लिए अपनी तरफ से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। व्हाट इज सोशियोलॉजी के अंदर उन्होंने 3 भागों में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को बांट कर, या 3 पंथ जिसे कहते हैं, 3 पाथ ऑफ द सोशियोलॉजी लेके उन्होंने बात करी है। जिसमें सबसे पहले उन्होंने ऐतिहासिक विधि की बात की, उसके बाद आनुभाविक विधि की बात की और विश्लेषणात्मक विधि की बात करते हैं। हम एक एक करके इन तीनों विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात जब वो करते हैं ऐतिहासिक विधि की, तो एलेक्स इंकल्स जो है कहते हैं कि पहले जो अग्रणी समाजशास्त्री हुए हैं, जिसमें इमाइल दुर्खिम, ऑगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर आदि ने जो समाजशास्त्र को विषय के रूप में एस्टेब्लिश करने के लिए जो काम किया है उसका विश्लेषण करते हैं। तो ऐतिहासिक विधि ने इन्होंने कहा है कि जन्मदाताओं अर्थात जो अग्रणी समाजशास्त्री है उन्होंने जो विषय वस्तु के संबंध में कहा है उनका विश्लेषण करके और ये लोग चर्चा करते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट की बात करते हैं जो समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। 1838 में सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था, इसी वजह से इनको समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निर्धारण में लेकर बहुत ज्यादा काम नहीं किया। उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में अस्तित्व में लाने के लिए काम किया था। आपने समाजशास्त्र को 2 शाखाओं के बारे में बात कही, एक सामाजिक स्थितिकी सोशल स्टैटिक्स और दूसरा सामाजिक गत्यात्मकता सामाजिक गतिकी या सोशल डायनामिक्स की बात करते हैं। समाजशास्त्र की 2 शाखाओं में सामाजिक स्थितिकी में ऑगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि अर्थव्यवस्था, परिवार, राजनीति आदि प्रमुख संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक गत्यात्मकता या सोशल डायनामिक्स के अंतर्गत समाज को एक इकाई के रूप में मानते हैं तथा विकास और परिवर्तन जो भी समाज में होगा उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। ये समाज के तुलनात्मक अध्ययनों पर, कंपैरेटिव स्टडीज के ऊपर सबसे ज्यादा बल देते हैं। दूसरे विद्वान हर्बर्ट स्पेंसर ने देखा जाए तो इनके समकालीन ही उन्होंने समाज और सामाजिक व्यवस्था के बारे में और सामाजिक के बारे में लिखना चालू कर दिया था, लेकिन चूंकि समाजशास्त्र शब्द जो है वो ऑगस्ट कॉम्ट ने दिया था तो समाजशास्त्र के पिता वो ही है। हर्बर्ट स्पेंसर पे आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जो है वो समाजशास्त्र की प्रथम मौलिक कृति मानी जाती है या प्रथम आधिकारिक कृति मानी जाती है। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि समाजशास्त्र की प्रथम मौलिक कृति कौन सी है या प्रथम आधिकारिक कृति कौन सी है? तो आपका उत्तर होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। बच्चे यहाँ सामान्य तौर पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि चूंकि उसमें ऑगस्ट कॉम्ट की किताब दी होती है और उन्होंने चूंकि समाजशास्त्र नाम दिया, वो पिता है समाजशास्त्र के, तो बच्चों को लगता है कि यह जो बुक है वो ऑगस्ट कॉम्ट की होगी, लेकिन इसका सही उत्तर प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जो है वो 3 खंडों में आई थी और संपूर्ण समाज को हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं एक इकाई के रूप में व्यापक पैमाने पर अध्ययन करने पर बल देते हैं। स्पेंसर ने परिवार, धर्म, सामाजिक नियंत्रण के साथ साथ समितियों, समुदायों, श्रम विभाजन
और ज्ञान के समाजशास्त्र आदि को विषय वस्तु में शामिल करने की बात कही है। तीसरे जो विद्वान है वो इमाइल दुर्खिम। दुर्खिम का योगदान समाजशास्त्र को स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा हमने पहले भी चर्चा की, आपने सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में कहा है। दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य ही ऐसे हैं जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं और चलायमान रखते हैं, क्योंकि सामाजिक तथ्यों में बाह्यता और बाध्यता के गुण पाए जाते हैं और इन तथ्यों की उम्र बहुत अधिक लंबी होती है। सामाजिक तथ्य जब तक समाज में रहेंगे, जब तक कि वो समाज के काम आ रहे हैं, जब काम नहीं आएंगे तो समाज स्वतः ही उनसे दरकिनार कर लेगा। इसके साथ ही सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण करते हुए आपने श्रम विभाजन, आत्महत्या, धर्म जैसी सामाजिक तथ्यों का अध्ययन भी किया। आपके अध्ययन सामग्री में धर्म, कानून, अपराध, प्रतिमान, जनसंख्या, विज्ञान, कला आदि रहे। अगले विद्वान है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में सामाजिक क्रिया को मुख्य रूप से फोकस किया। वो कहते हैं कि बिना क्रिया के कोई भी व्यवस्था सुचारू या चलायमान नहीं हो सकती है, क्योंकि मानव की अनेक आवश्यकताएं हैं और मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्ति से या अन्य मानव से संपर्क करता है। इसी तरह से सामाजिक क्रिया जो है वो समाज को बनाए रखती है या व्यवस्था को चलायमान रखती है। तो सामाजिक क्रिया के ऊपर विशेष फोकस करते हुए आपने कहा कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया होनी चाहिए और सामाजिक क्रिया को ही इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। इसके साथ ही आपने धर्म, आर्थिक जीवन के पहलुओं, राजनीतिक दल, राजनीतिक शक्ति, सत्ता, अधिकारी तंत्र, जाति, वर्ग, नर्ग, नगर, संगीत आदि के ऊपर भी अध्ययन किए हैं। मैक्स वेबर जो है बहुत ही प्रतिभावान और अग्रणी समाजशास्त्रियों में रहे और समाजशास्त्र विषय को स्टेब्लिश करने में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार इन तीनों का या इन चारों का विश्लेषण करने के बाद एलेक्स इंकल्स ने कहा कि एक पक्ष जो है, ऐतिहासिक पक्ष यह है कि समाजशास्त्र को मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया उसकी विषय वस्तु होनी चाहिए। इमाइल दुर्खिम जो है सामाजिक तथ्यों की बात करते हैं और सामाजिक संस्थाओं की बात करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर जो है समाज को इकाई मानकर और व्यापक पैमाने पर अन्य जो समाज के साथ समूह जुड़े हुए हैं या संस्थाएं जुड़ी हुई उनके अध्ययन की बात करते हैं और साथ ही अगस्त कॉम तुलनात्मक अध्ययनों की बात करते हैं। तो ऐतिहासिक संदर्भ में इन चारों विद्वानों ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में जो धारणा दी वो एलेक्स इंकल्स ने पहले समझाया है। अब एलेक्स इंकल्स बात करते हैं आनुभाविक विधि की, एम्पिरिकल पाथ। आनुभाविक विधि का समाजशास्त्र में मर्टन ने भी बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। उन्होंने 11 पैराडियम बनाए हैं, उसके आधार पर किसी भी समूह संस्था का अध्ययन किया जाता है। आनुभाविक विधि में एलेक्स इंकल्स कहते हैं कि आज का जो समाजशास्त्र है उसमें किन बातों को अधिक महत्व दिया जा रहा है, उसके लिए हम लोग 3 स्रोत के आधार पर पता कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण करके पता कर सकते हैं कि किस तरह के सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं, क्या समाजशास्त्र के आगामी जो भावी जो व्यवस्था है उसके ऊपर क्या डिस्कशन या विश्लेषण चल रहे हैं। दूसरा, समाजशास्त्र द्वारा समाजशास्त्र की भिन्न शाखाओं का समर्थन। वर्तमान में समाजशास्त्र में कई शाखाएं हैं, जैसे धर्म का समाजशास्त्र, ध्यान का समाजशास्त्र, कला का समाजशास्त्र, संगीत का समाजशास्त्र और कहें तो हंसी का समाजशास्त्र भी चलता है। तो इस प्रकार अवकाश का समाजशास्त्र भी है। तो इस प्रकार विद्वानों जो है वो किन किन शाखाओं का समर्थन कर रहे हैं और समाजशास्त्र में नई दिशाएं क्या हैं, उनका आनुभाविक विधि के आधार पर पता करके विषय वस्तु निर्धारण किया जा सकता है। अगला बिंदु है अनुसंधान पत्रिकाओं एवं रिपोर्टों में प्रकाशित लेख। वर्तमान में अनुसंधान जो रिसर्च जर्नल है उसमें कई लेख प्रकाशित होते हैं। उसमें समाजशास्त्री अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग विषयों के ऊपर दृष्टिकोण रखते हैं, तो उनका भी हम जो है अध्ययन करके आनुभाविक विधि के द्वारा पता लगा सकते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए और किस दिशा में जा रही है। आनुभाविक विधि के आधार पर इन तीनों माध्यमों से पता लगाया जा सकता है या इन तीनों माध्यमों से देखा जा सकता है कि किस तरह से समाजशास्त्र जो है वो परिवर्तन हो रहा है और नवीन विषय जो समाज में उभर कर आ रहे हैं उन पर अध्ययन कर रहा है। अगला बिंदु एलेक्स इंकल्स देते हैं विश्लेषणात्मक विधि, एनालिटिकल पाथ। तो इनका कहना है कि हमने ऐतिहासिक की बात कर ली, हमने आनुभाविक की बात कर ली, लेकिन एक पाथ और है जो विश्लेषण के आधार पर होता है। तो इसके अंदर क्या है कि समकालीन जो समाजशास्त्री हैं उनका और आनुभाविक और तार्किक विश्लेषण है, उसके आधार पर
जो है उससे आगे जाने की बात करते हैं। तार्किक विश्लेषण के आधार पर ही हमें समाजशास्त्र की विषय वस्तु का निर्धारण करना चाहिए। उसमें मुख्य तौर से 3 पहलुओं को इंक्लूड करते हैं। पहला कहते हैं समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। समाजशास्त्र समाज का एक विशिष्ट विज्ञान है जो समाज को समग्र के रूप में विश्लेषण की इकाई मानकर अध्ययन करता है। अर्थात समाजशास्त्र में जो आंतरिक विभेदीकरण है उसका भी अध्ययन होगा, बाहरी विशेषताओं का भी अध्ययन होगा, विकास का भी अध्ययन होगा और समस्याओं का अध्ययन भी होगा। मैक्स वेबर और जो के डेविस किंग्सले डेविस है इसी अध्ययन या इसी तरह की श्रेणी के अध्ययन करते हैं। दूसरा आपने बताया कि समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन है। सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन के रूप में इमाइल दुर्खिम भी कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सामाजिक संस्थाओं के रूप में वो समाजशास्त्र को अध्ययन वस्तु के रूप में परिभाषित करते हैं। इसी तरह सामाजिक निर्माण करने वाले जो विभिन्न अंग हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे परिवार है, स्कूल है, राजनीतिक दल है आदि के अध्ययन पर बल देने की बात सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन में किया जाता है। हालांकि इस पहलू के ऊपर अध्ययन अधिक नहीं हुई है अभी तक। बड़ी संस्थाओं की अपेक्षा छोटी संस्थाओं में रुचि बढ़ती जा रही है समाजशास्त्रियों की, क्योंकि माइक्रो लेवल पे जो संस्थाएं काम कर रही उनको समझने से सामाजिक जो व्यवस्था है उसको समझने में आसानी होती है। तीसरा जो बिंदु है वो है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। सामाजिक संबंधों का अध्ययन, सामाजिक संबंधों के बारे में मैकाइवर पेज कहते हैं कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का एक जाल है। उसी बात को एलेक्स इंकल्स रेफर्स करते हैं। वो कहते हैं कि सामाजिक संबंधों के अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए। संबंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच, व्यक्ति से समूह के बीच और समूह से दूसरे समूह के मध्य। इस तरह के जो विद्वान हैं उनमें वेबर, वान वीज, सिमेल, टालर पार्सन्स और अन्य जो विद्वान हैं उन्होंने अध्ययन किए हैं। इस पहलू में महत्वपूर्ण अध्ययन करने वाले विद्वान वेबर और सिमेल और टालर पार्सन्स हैं। तो बच्चों, विषय वस्तु के बारे में जो एलेक्स इंकल्स है वो महत्वपूर्ण है। हमने इनके ऊपर पूरी तरह से चर्चा की है। अब जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं उसमें विशेष तौर से एलेक्स इंकल्स की पुस्तक पर पूछी जाती है और इन्होंने जो 3 पाठ दिए हैं, ऐतिहासिक पाठ, आनुभाविक पाठ और विश्लेषणात्मक पाठ, इनके बारे में पूछा जाता है। बड़े जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वह आप डिफाइन कीजिए। इस तरह से बनेगा, उसमें आपको जिन्सबर्ग, दुर्खिम और एलेक्स इंकल्स तीनों की विषय वस्तु को डिफाइन करनी है और आपको उत्तर देना है। इसके अलावा जो छोटा और क्वेश्चन बन सकता है वो विशेष तौर से एलेक्स इंकल्स पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि विषय वस्तु निर्धारण में एलेक्स इंकल्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। तो आज की वीडियो में हमने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में पढ़ा, जिसमें दुर्खिम और एलेक्स इंकल्स को हमने पढ़ा और इससे पहले हमने जिन्सबर्ग को कवर किया था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।